हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय प्रबंध और वित्तीय नियोजन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय प्रबंध की डेफिनेशन। तो वित्तीय प्रबंध की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हार्वर्ड उपटन ने बताया है कि वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है कि कार्यों को वित्तीय कार्य पर लागू करना, यानी कि जो भी हमारे काम है, जो भी क्रियाएं हैं हमारी, उन सारी क्रियाओं को वित्त के कामों में लगाना, एक तरीके से है ना, वित्त कार्य पर लागू करना, यानी ऐसी एक्टिविटी जो कि किससे रिलेटेड है, वित्त यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है ना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जेएल मेसी के अनुसार, तो वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है कि क्रियाओं के कुशल संचालन के लिए, यानी कि काम को एक अच्छे ढंग से करने के लिए जो भी हमें आवश्यक वित्त है, यानी जो भी हमें पैसे से रिलेटेड नीड्स हैं, उनको कैसे हम उपलब्ध कराएं और उनका सही ढंग से यूज करना। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम वित्त का प्रबंध करना, यानी कि फाइनेंस को क्या करना, एक तरीके से मैनेज करना। ठीक है, उसके बाद एक डेफिनेशन और दे रखी है गुथमैन और डोगल ने कि वित्तीय प्रबंध का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि व्यवसाय में प्रयुक्त कोषों की नियोजन, कोषों का नियोजन का मतलब क्या होगा, पैसे का प्लानिंग करना, पैसे से रिलेटेड जो फंड है उनको बनाना, एक तरीके से है ना, उनकी प्लानिंग करना। एकमात्र नियंत्रण और प्रशासन से जुड़ी हुई ये क्रिया होती है, यानी प्रशासन यानी कि उनको एक क्या करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी कि उनका मैनेज करना है, उन पे कंट्रोलिंग करना उनकी, वो सारी चीजें हमारी वित्त से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है कि फाइनेंस को मैनेज करना। इसके अगर उद्देश्यों की बात करें हम डेफिनेशन के बाद, तो उद्देश्यों को, लाभ को क्या करता है, एक तरीके से अधिकतम करता है, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, क्या करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप वित्त से रिलेटेड यानी फाइनेंस से रिलेटेड चीजों को अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से मैनेज करके चल रहे हैं आप, तो प्रॉफिट तो वैसे ही मैक्सिमाइज हो जाएगा, है ना, प्रॉफिट तो वैसे ही अधिक हो जाएगा। तो प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का पहला उद्देश्य क्या होता है कि लाभ को बढ़ाना, है ना, प्रॉफिट को और ज्यादा इंक्रीज करना, जो कि संस्था को ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने में क्या करती है, वो हेल्प करती हैं। तो ऐसे शेयर होल्डर को अधिकतम लाभांश का भुगतान भी कर देती हैं। वो लाभांश का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट का वो पार्ट, किसी भी कंपनी का प्रॉफिट का वो पार्ट जो कि वो अपने पास रिटेन ना रखे थे, वो अंशधारियों को, यानी कि जिन्होंने शेयर खरीद रखे कंपनी को, उनको प्रॉफिट के तौर पे हम बांट देते हैं, जिससे संस्था की क्या हो जाती है, गुडविल, मार्केट में जो ख्याति है वो बढ़ जाती है। जब मार्केट में ख्याति बढ़ जाएगी उनकी, तो एक व्यवसाय को केवल उन्हीं क्रियाओं का निष्पादन करना चाहिए जो कि क्या होती हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में, यानी प्रॉफिट को इंक्रीज करने में जो हेल्प करती हैं। ठीक है, अब इसके पक्ष के तर्क की अगर हम बात करें, फेवर में कौन कौन सी चीजें ऐसी जो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती हैं, जैसे कि प्रत्येक व्यवसाय का पहला उद्देश्य ही ये होता है कि लाभ कमाना, अतः ये उद्देश्य जो है पूर्णतः सही है भाई। कोई भी फर्म हो, वो प्रॉफिट को क्या करना चाहेगी, वो इंक्रीज ही करना चाहती है। ठीक है, लाभ पुनर्विनियोग वित्त का मुख्य और आसानी से उपलब्ध होने का स्रोत भी है ये। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए हमने आज प्रॉफिट कमाया है ना, तो वो प्रॉफिट जो हम एक तरीके से क्या कर सके, हम पुनर्विनियोग कर सके, यानी कि री इन्वेस्ट कर सके उस पैसे को जो हमने आज प्रॉफिट कमाया है, तो वो भी एक सोर्स का उपलब्ध हो जाता है हमारे पास, है ना। थर्ड की बात करें हम, तो लाभ को बढ़ाना, देखो बार बार वही आ रहा है कि लाभों का अधिकतम करना, भविष्य में उत्पन्न होने वाली जो आकस्मिक घटना होती है उनका क्या कर सकें, फिर हम वहां पे सामना कर सकें, कि उनको हम राइट ऑफ कर सके, उनकी वो जो भविष्य में हमें मान लो कहीं लॉस होने वाला है तो उसको हम भरपाई कर सके उसकी, है ना, इसलिए भी ये जरूरी हो जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो लाभों की अधिक मात्रा संस्था को क्या करती हैं, अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की पूर्ति करने में सहायता करती है, जिससे कि सामाजिक उत्तरदायित्व जो होते हैं या फिर आर्थिक कल्याण को, इससे क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। कैसे? तो मान लीजिए कोई संस्था अगर प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है और प्रॉफिट उसको वो अच्छे से कमा रही है, तो सीएसआर जो होते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, यानी कि इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट का खर्च करने ही करना पड़ेगा, तो उसमें वो ज्यादा
तो जो वो हित रखेगी है ना, ज्यादा से ज्यादा वो सामाजिक कल्याण पे जो है अपनी मनी को क्या करेगी, फिर वो स्पेंड करेंगी वो संस्था। तो प्रॉफिट इंक्रीज होने से ये सारी चीजें भी जो है अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। लाभ जो होता है एक संस्था की कुशलता को मापने का भी एक यंत्र होता है कि कितने स्किल्ड तरीके से कोई भी फर्म जो वो रन हो रही है ना? देखिए चल रही है एक तरीके से। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के तर्क कौन-कौन से थे वो हमने किए। अब कौन-कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फ़ेवर में नहीं है, वो भी पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ से केवल दीर्घकालीन या फिर अल्पकालीन लाभ में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं हमारे या फिर लॉन्ग टर्म के जो गोल होते हैं, उन पे कोई इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ता है। और सेकंड पॉइंट जो है वो है इस उद्देश्य के अंतर्गत इस तथ्य पर मतलब अब देखो, हमारा जो मेन मोटिव था वो था प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना, तो प्रॉफिट ही इंक्रीज़ होता है इससे, है ना? तो इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया था कि वर्तमान समय में लाभ प्राप्त से भविष्य में जो है हमें और ज़्यादा अधिक फ़ायदा मिलेगा या भविष्य की नहीं सोचते, हम सोचते हैं कि आज हमें जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो ठीक चले, है ना? आगे की यानी फ्यूचर की प्लानिंग को करके ये नहीं चलता, तो ये भी चीज़ आपको जो है याद रखनी है वित्त प्रबंध में। अच्छा, यह उद्देश्य जो केवल लाभ को कमाने के लिए होता है, ना कि बाकी की सारी चीज़ों को देखता है। तो ये अनदेखा कर देता है अदर एक्टिविटी को, केवल ये प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करने की बात ये करता है, इसलिए ये इसके फ़ेवर में तर्क नहीं है। यानी कि ये कौन-से तर्क हैं जो कि जो लाभ अधिकतमीकरण जो है, वो ठीक नहीं है ना? ऐसा इसके एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिसएडवांटेज है इसके, है ना? इसके अंतर्गत लाभ की अनिश्चितता को ध्यान में नहीं रखा जाता कि भई कितना जो प्रॉफ़िट हमें और ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएँ हम या फिर आकस्मिक प्रॉफ़िट की इन सारी चीज़ों को नहीं देख के चलता ये। यानी कि अनसर्टेनिटी को ध्यान में नहीं रखता ये। ये केवल सर्टेन जो कंडीशन जो चीज़ें हो सकती है केवल उन्हीं का फ़ोकस ये करके चलता है। ये पढ़ा था हमने अभी वित्तीय प्रबंध। अब वित्तीय नियोजन की बात करें हम तो वित्तीय नियोजन का मतलब क्या होता है? कि वित्तीय नियोजन में अगर डेफ़िनिशन की बात करें तो एक निगम की वित्तीय योजनाओं के 2 पहलू होते हैं, यानी 2 तरीके होते हैं जो कि कोई भी अगर निगम है, कोई कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड जो है वो प्लानिंग करती है, तो वो 2 तरीके से करती है। कौन-कौन सी? कि यह निगम की पूंजी संरचना की ओर जो है संकेत करता है कि उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कैपिटल से रिलेटेड जो उसका बायोडाटा है वो कैसा है और दूसरा क्या होता है दूसरे यह नियम द्वारा अपनाई गई अथवा अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को भी स्पष्ट करता है। नीति मतलब जो पैसे से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, उसको हम कैसे कौन-कौन सी पॉलिसी बना के जो हैंडल उसको करने वाले हैं, है ना? वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब डेफिनिशन आप ये वाली जो है यहाँ से नोट कर सकते हैं। जैसे कि वित्तीय योजना जो होती है हमारी, वो वित्त कार्य से संबंधित होती है। अब वित्त प्रबंध जो था वो भी वित्तीय क्रियाओं से संबंधित था, है ना? ये भी कहीं न कहीं वित्तीय क्रियाओं से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि फर्म की वित्तीय लक्ष्यों को हम निर्धारित करते हैं कि वित्त से रिलेटेड कौन-कौन से हमारे उद्देश्य हैं, उनको हम पूरा कर सकें, है ना? मतलब निर्धारित कर रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि प्लानिंग ही तो कर रहे हैं, नियोजन का मतलब प्लानिंग कर रहे हैं वित्त से रिलेटेड। तो प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले तो हम लक्ष्य देखेंगे, अपने लक्ष्य देखने के बाद हम उनके हिसाब से फिर पॉलिसी बनाएँगे, है ना? पॉलिसी बनाएँगे, फिर हम अनुमान लगाएँगे भविष्य के लिए यानी कि फोरकास्ट करेंगे और फिर उनसे रिलेटेड उनका फोरकास्ट करने के बाद फिर हम विकास में सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब कैसे हम डेवलप आगे करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमारी वित्तीय नियोजन में आती हैं। यहाँ पर केवल हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? और वहाँ पर उस चीज़ को हम मैनेज कर रहे थे। ये डेफ़िनिशन तो इसकी हमने यहाँ पे पढ़ी ली, इसके बाद आते हैं इसके उद्देश्य पे। उद्देश्य में अगर हम बात करें तो इसके 2 उद्देश्य होते हैं, है ना? कौन-कौन से? कि कोषों की आवश्यकता अनुसार उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना, कि भई जो फंड हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको कैसे हम मतलब एक तरीके से हम बात करें कि जब नीड हो हमें, तब हम उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें, है ना? तो वित्तीय नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे जो विभिन्न उद्देश्य हैं, ये लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं हमारे, है ना? जैसे कि संपत्तियों को खरीदना, बार-बार तो खरीदे नहीं, दैनिक खर्चों को पूरा करना, दैनिक खर्चे हमारे अल्पकालीन अवधि से रिलेटेड होते हैं, जो शॉर्ट टर्म की नीड्स को पूरा करते हैं हमारे। तो उनके लिए कैसे हम फंड जो हमारे पास फंड अवेलेबल रहना चाहिए, पर्याप्त कंपनी के पास वो फंड इस मात्रा में रहना चाहिए
कि कौन-कौन से दीर्घकालीन उद्देश्य उनको हम प्राप्त करें, संपत्ति खरीदने का भी तो हमें, या फिर जो दैनिक खर्चे उनको हम कैसे जो है पूरा करके चलेंगे, है ना? तो ये वित्त की समय उपलब्धता का आश्वासन देता है कि टाइम पीरियड पर वो चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए हमारे पास। लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं हम या फिर शॉर्ट टर्म की चीज़ों को देख के चल रहे हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो ये देखना है कि फर्म जो है संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं करती है। अनावश्यक रूप से वृद्धि ना करने का मतलब क्या हुआ कि कोषों का आधिक्य होना उतना ही अनुचित है, जितना कि कोषों का अपर्याप्त होना। मतलब कि एक बैलेंस में चलना है आपको, ना ही फंड आपके पास ज़्यादा मात्रा में रहनी चाहिए, ना ही कम मात्रा में रहनी चाहिए, ठीक है? इसका मतलब ये था कि अनावश्यक रूप से वृद्धि हो जाए तो वो भी एक गलत इम्पैक्ट डाल देती है ना? यदि यहाँ आधिक्य हो कोष है, तो वित्तीय नियोजन को इसे अधिक संभव ढंग से निवेश करना चाहिए, क्योंकि वित्तीय संसाधनों को बेकार रखना या फिर एक तरीके से बड़ी हानि उठाने का कारण भी बन सकता है। मान लो आपके पास अगर फाइनेंस ज़्यादा है, तो आप उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, है ना? रखने से अच्छा कि इन्वेस्ट ही कर देना चाहिए, ये बात कह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद वित्तीय नियोजन जो होता है, वो एक तो शॉर्ट टर्म की हमने बात करी थी, यानी अल्पकालीन और दीर्घ अवधि दोनों के लिए किया जाता है। तो दीर्घकाल के लिए अगर हम बात करें तो पूंजीगत व्यय होते हैं हमारे। पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं? जो हमने यहाँ पर बात करी थी, ये संपत्ति खरीदने की बात कर रहे थे, ये पूंजीगत व्यय थे हमारे। और वहीं अगर हम बात करें अल्पकालीन अवधि के, तो वो हमारे जो दैनिक खर्चे होते हैं, वो हमारे अल्पकालीन अवधि से रिलेटेड बजट के लिए तैयार मतलब चीज़ों को मैनेज किया जाता है ना, उसके हिसाब से बजट हम बनाते हैं अल्पकालीन में, जो जो हमारे दैनिक खर्चे होते हैं। और जो बजट बनाया जाता है, वो आपको ध्यान नहीं होगा कि वो 1 वर्ष या फिर उससे कम के लिए भी बनाया जा सकता है। ज़्यादा लॉन्ग टर्म का बजट बनाएँगे तो कहीं न कहीं जो चेंजेज़ है वो बार-बार आते रहते हैं, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को मैनेज अच्छे से नहीं कर पाएँगे, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट इस इसी में वित्तीय नियोजन में टॉपिक है महत्व, कि पर्याप्त कोष हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए, है ना? हमें तरलता बनाए रखना चाहिए। तरलता में जो हमने अभी पढ़ा था, तरलता का मतलब क्या होता कि जो दैनिक खर्चों की बात कर रहा था यहाँ पर, दैनिक खर्चों की बात कर रहे थे, लिक्विडिटी रहनी चाहिए हमारे पास। जब हमें कैश की नीड हो तो कैश अवेलेबल रहना चाहिए हमारे पास, ठीक है? अगर हमें पूंजीगत तरीके के खर्चे करने, कोई संपत्ति खरीद के लानी है, कोई मशीन, कोई फर्नीचर खरीद के लाना है, तो उसके हिसाब से वो तरलता बनाए रखना है, ठीक है? वित्त की न्यूनतम लागत के भई फाइनेंस उस तरीके से रेज़ करो आप, फाइनेंस वहाँ से लो जहाँ पर आपकी लागत जो है वो न्यूनतम आए, ठीक है? फोर्थ है वित्त का उचित उपयोग। अब जो आपने फाइनेंस लिया है न्यूनतम कॉस्ट पे, उसको भई इन्वेस्ट भी करना है आपको, कि ऐसी जगह लगाओ जहाँ से आपको प्रॉफिट हो, ठीक है? उसके बाद फिफ्थ की अगर हम बात करें तो समन्वय स्थापित करने में सहायक, कि कोऑर्डिनेशन लाना, उसका एक तरीके से संतुलन में रखकर सारी चीज़ों को मैनेज करना। और उसके बाद है प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक, कि भई आगे सामने वाला कॉम्पिटिटर क्या सोच के अपने जो है इन्वेस्ट कर रहा है अपनी कंपनी में, है ना? कौन-कौन सी नई चीज़ों को ऐड करके चल रहा है, तो उसके हिसाब से कॉम्पिटिटर को देख के भी आपको चलने में ये हेल्प करती है, वित्तीय नियोजन, ठीक है? उसके बाद वर्तमान और भविष्य में संबंध स्थापित करने में भी सहायक होता है, जैसे कि भई आज की डेट में आप क्या करके चल रहे हो और भविष्य में आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, है ना? क्या चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वित्तीय नियोजन के अंतर्गत ही आ जाती है वो सारी चीज़ें। यानी कि करेंट, और हम बात करें जो है फ्यूचर की, है ना? तो वो सारी चीज़ें, और उसके बाद लास्ट में तो आपको पता ही है कि नियंत्रण सबसे लास्ट में आता है, कि वित्त का अगर आपने अच्छे से प्लानिंग करके चले हो, तो कहीं न कहीं आप इससे रिलेटेड नियंत्रण करने में भी हेल्प मिल जाएगी आपको, है ना? अब ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखे हैं, एक-एक करके इनको हम यहाँ पे पढ़ने की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वित्तीय नियोजन में होता है कि वित्तीय प्रबंध ये अनुमान लगाता है कि व्यक्ति की पर्याप्त मात्रा उसके पास क्या रहनी चाहिए, अवेलेबल रहनी चाहिए, एडिक्वेट फंड रहना चाहिए, उसके बाद पर्याप्त मात्रा में उसके पास पैसा वो रहना चाहिए, जिससे कि वो दैनिक खर्चों को पूरा कर सके, है ना? ताकि लेनदार मतलब जो उधारी हमने कहीं से ले रखी है, पर उधार का जो पैसा उसको समय पर हम क्या कर सके, रीपेमेंट कर सके, यानी कि भुगतान कर सके उनका। उसके बाद तरलता बनाए रखने में सहायक हमने पढ़ा था। तरलता का मतलब क्या था, हम हमारे पास जो हमारी जो लायबिलिटी है, यानी कि जो हमें बाहर वालों को पे करना है, वो शीघ्र से भुगतान कर दें हम, है ना? कि अगर किसी का हम पे मान लो कर्जा है, तो हम उसका तुरंत से पेमेंट कर दें। तो वित्तीय नियोजन की आवश्यकता का इसमें हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें, वित्त की न्यूनतम लागत जो हमने पढ़ा था, कि फाइनेंस हमें अंतर्गत वित्त प्राप्त करने के लिए
अंश पूंजी है हमारे पास, ऋण पत्र है, ये सारी चीजें देखो, जब इक्विटी शेयर इश्यू करे जाते हैं, तब भी कोई ना कोई कंपनी का मोटिव क्या रहता है उसके पीछे? प्रॉफिट, यानी सॉरी प्रॉफिट नहीं, यानी कि पैसे को बाहर से रेज़ करना, यानी कि लेना बाहर से, है ना? तो इक्विटी शेयर इश्यू करती है कंपनी और पैसे बाहर के लोगों से ले लेती है। वही ऋण पत्र भी था, ऋण पूँजी, यानी कि डिबेंचर इश्यू करके भी कोई कंपनी को अगर पैसे की नीड होती है, तो वो वहाँ से पूरा कर लेती है। तो इनका मिक्सचर भी हो सकता है ना? तो भई इस तरीके से कि आप इक्विटी शेयर इश्यू कर रहे हो, आप डिबेंचर इश्यू करके आप पैसा ले रहे हो, तो कौन-सी चीज़ में आपकी लागत न्यूनतम आ रही है, जिससे कि आपको अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके, है ना? वहाँ से आप पैसा उठाओ। उसके बाद वित्त का उचित उपयोग भी करना है। अब जो आपने पैसा यहाँ से रेज़ किया था, यानी कि लिया था, तो वही ऐसी जगह इन्वेस्ट करके चलो, जहाँ से आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, है ना? जैसे कि वित्तीय नियोजन व्यावसायिक वित्त का सही अनुमान भी लगाता है, और जिससे जो वित्त है हमारे पास, उसका उचित उपयोग करने में भी ये सुविधा जो है वो रहती है इससे हमें। उसके बाद समन्वय स्थापित करने का मतलब क्या था? कोऑर्डिनेशन, जो मैंने बताया था कि संचालन हेतु भर बिज़नेस में काफ़ी सारी क्रिया होती हैं, वित्त से रिलेटेड, कि परचेज़ करना है, तब भी हमें पैसे की नीड होती है ना? प्रोडक्शन करने के लिए, विक्रय करने के लिए, तो कहीं न कहीं इन सारी एक्टिविटीयों में क्या करना होता है हमें? एक कोऑर्डिनेशन, एक संतुलन बनाए रखना होता है। इन सभी क्रियाओं के लिए वित्त की हमें क्या होती है? आवश्यकता होती है, नीड होती है, और इन सभी की प्लानिंग करके अब इन क्रियाओं में क्या, अब देखो, जब हमने मान लो रॉ मटेरियल परचेज़ करके लाना है हमें, तो ये कैसे रिलेटेड होगा? है ना? रॉ मटेरियल फिर किससे रिलेटेड होगा ये प्रोडक्शन से, यानी उत्पादन से रिलेटेड होगा। उत्पादन के बाद हम क्या करेंगे फिर? हम उनकी सेलिंग करेंगे, तो कहीं न कहीं ये सेलिंग, तो ये एक-दूसरे से जुड़ी हुई क्रिया होती है, तो ये समन्वय इनमें स्थापित कराना भी एक महत्वपूर्ण काम हो जाता है। उसके बाद प्रतियोगिता का सामना करने में, कि सामने वाला कॉम्पिटिटर क्या चीज़ें लेके चल रहा है, कि जो भविष्य में अगर मान लो नई फर्में आ सकती हैं, प्रवेश कर सकती हैं, तो उनका कैसे हमें सामना करना है? वो सारी चीज़ों को भी हम यहीं पे देखते हैं कि वित्त का नियोजन अगर हमने करके चला है, तो कहीं न कहीं हम उनका सामना भी आसानी से कर सकते हैं, दिक्कत का सामना हमें यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान और भविष्य में संबंध स्थापित करने में भी सहायक है। फ्यूचर से रिलेटेड जो भी हम अनिश्चितता है, उनका भी सामना कर सकते हैं, उनमें कम से कम जोखिम हमें हो सकते हैं ना? उनके लिए भी। और उसके बाद है नियंत्रण में सहायक। नियंत्रण का मतलब क्या था? कि अंतर्गत जो सारी क्रिया हमने करी थी वित्त से रिलेटेड, उनका निष्पादन करने में भी हमें उनके स्टैंडर्ड, हमने मतलब हमने जो सोचा था वहां तक हम क्या पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, वो सारी चीजें भी हमें वित्तीय नियंत्रण में सहायक ही करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने दो क्वेश्चन पढ़े, एक तो वित्तीय नियोजन और एक वित्तीय प्रबंधन। आई होप दोनों ही चीजों की डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। थैंक यू।